हेलो गाइस। पिछले सेशन में हमने न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो हमने देख लिया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि न्यूटन साहब ने जो लीनियर मोमेंटम की तरफ इशारा किया है नेट फोर्स को लेकर के, वह लीनियर मोमेंटम किन किन तरीकों से चेंज हो सकता है। और उसके अंदर हमने यह एग्जाम्पल, यह केस बहुत अच्छे से हाईलाइट किया था कि वो कौन से केसेस होंगे जब सिस्टम के मास के बदलने की वजह से, आई रिपीट, सिस्टम के मास के बदलने की वजह से उस सिस्टम पर एक नेट एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। ऑलराइट, तो ये चीज जो थी ये हमने पिछले सेशन के अंदर देख लिया था। अब इस सेशन में हम लोग बात करेंगे ऑफिशियल स्टेटमेंट के बाद हम बात करेंगे मैथमेटिकल स्टेटमेंट की, कि भाई अगर न्यूटन सेकंड लॉ को मैथमेटिकली लिखना पड़े तो कैसे लिखोगे। तो जो उन्होंने कहा अपने शब्दों में उसी को हम मैथमेटिकली लिखे लेते हैं कुछ इस तरीके से, यानी कि नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू द रेट एट विच मोमेंटम जो P है, द लीनियर मोमेंटम इज बीइंग चेंजिंग विथ टाइम, ऑब्वियसली विथ टाइम, कि भाई वक्त के साथ, टाइम के साथ, पोजीशन के साथ नहीं, किसी और क्वांटिटी के साथ नहीं। ध्यान रखेंगे इस बात का विशेष, टाइम के साथ लीनियर मोमेंटम किस रफ्तार पर चेंज हो रही है। ये सारी बारीकियां मैं इसलिए पकड़वा रहा हूं क्योंकि देखो नॉर्मल चीजें तो आप लोगों को मालूम ही होगा, स्कूल में भी पढ़े होंगे और भी ट्यूशन्स, कोचिंग्स और भी जगहों पे आपने पढ़ा होगा। लेकिन इन सेशंस का जो मैं ये सेशंस ले रहा हूँ, इसका मेन मकसद कुछ ऐसा है कि आप इसके अंदर छुपी हुई जो बारीकियां हैं, इन टॉपिक्स के भीतर छुपी हुई जो बारीकियां हैं उन्हें समझ सको, ताकि जो हायर लेवल प्रॉब्लम्स होते हैं नीट के अंदर या आपके मेंस के अंदर, एडवांस के अंदर, जेई मेंस, जेई एडवांस के अंदर, उन टफ से टफ क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से क्रैक कर सको, उनको हैंडल कर सको, उनको सॉल्व कर सको। ऑलराइट, तो इसीलिए यह बारीकियां आपको जानना बहुत जरूरी है कि कई बार क्या होता है सवालों के अंदर जो टीचर्स है या जो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, प्रोफेसर्स जो होते हैं आईआईटी के, जो आईआईटी के क्वेश्चंस बनाते हैं, जेई एडवांस के लिए बनाते हैं, वो क्या करते हैं कि कुछ ऐसी बारीकी छोड़ देते हैं कि मोमेंटम तो उन्होंने दिया लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं दिया, उसको उन्होंने सपोज एक्स के पोजीशन के रिस्पेक्ट में दे दिया। अब ऐसा नहीं जैसे 2x² + 4x + 5 मोमेंटम ऐसा दे दिया, ऐसा नहीं कि उसको पकड़ के आप डिफरेंशिएट कर दोगे, फिर तो dp/dx निकल के आएगा। ऑलराइट, उससे तो dp/dx निकल के आएगा, आपको चाहिए dp/dt। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो उस सवाल के अंदर ही सवाल पूछने वाले की मजबूरी होती है भैया, ये भी सुन लो कि सवाल के भीतर ही ऐसी कोई इंफॉर्मेशन छुपी हुई हालत में जरूर गिवन होगी जिससे कि आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली dp/dt तक पहुंच सको। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस चीज का ध्यान, विशेष ध्यान अपने को रखना है। नॉर्मली देखो, नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर तो dp/dt से बात बन जाएगी, लेकिन मैंने ये विशेष सवालों की बात करी, उसके लिए भी आप ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लेंगे। ऑलराइट, तो भाई बात ये आ गई कि ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने लिखा, इसके अंदर हमें फोर्स जो है वो तो एक वेक्टर क्वांटिटी दिख रहा है और जो मोमेंटम है वो भी वेक्टर क्वांटिटी, तो क्यों ना इनके ऊपर हम एरो का साइन लगा लेते हैं। ऑलराइट, तो यह हमारा ऑफिशियल मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट है वो निकल के आ गया। इसके अंदर
बस आप क्या करना, जब आप लिखोगे तो एक समेशन का साइन पहले लगा देना। ऑलराइट, समेशन एफ एक्सटर्नल, वो समेशन क्या हो जाएगा, नेट हो जाएगा। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स सारा आ जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने शुरू में नहीं लगाया था तो यहाँ पे मैं नीचे लिखे देता हूं कि नेट external force is equal to the rate at which linear momentum of the system dp upon dt is being changing. Linear momentum of the system is being changing. All right, चलो, तो ये तो चीज हमें समझ आ गई भाई, आप जानते भी होगे। तो F इक्वल टू एम ए नहीं बताना। अगर किसी ने पूछ लिया न्यूटन्स लॉ का ऑफिशियल मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट, तो कभी F इक्वल टू एम ए मत बताना। क्या बताओगे, F इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, फिर उसको आगे चल के बेशक आप एम ए बता देना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो आप यूं बोल सकते हो F इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू एम ए, लेकिन सीधे F इक्वल टू एम ए नहीं बताना। ठीक, वो गलत हो जाएगा क्योंकि वो उसका एक डिराइव्ड फॉर्मेट है, ओरिजिनल फॉर्मेट नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर ओरिजिनल फॉर्मेट की बात करें तो डीपी अपॉन डी, और मोमेंटम की अगर हम बात करें तो मोमेंटम तो मास इनटू वेलोसिटी, पिछले सेशन में हमने देखा था। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर मोमेंटम के स्थान पे एम वी रख दोगे तो यहां पे एक्सप्रेशन कुछ ऐसा नजर आएगा। गौर से देखो, यहां पे मास और वेलोसिटी दोनों ही ऐसे टर्म्स हैं जो कि चेंज हो सकते हैं। मानता हूं कि नॉर्मली मास चेंज नहीं होता है, नॉर्मली मास चेंज नहीं होता, लेकिन स्पेशल केसेस में तो होते हैं। हमने पिछले सेशन में काफी सारे ऐसे केसेस देखा जहां पे हमें थ्रस्ट फोर्स नजर आया। ऑलराइट, तो माना कि नॉर्मली मास कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता, लेकिन चेंज हो तो सकता है ना। दैट मीन्स it is or it should be taken as a variable in our case. तो मास भी एक वेरिएबल है, वेलोसिटी भी एक वेरिएबल है। अब यहां पे हमें डिफरेंशिएट करना है तो हमें साफ साफ एक प्रोडक्ट रूल लगते हुए दिख रहा है, और प्रोडक्ट रूल आपने पढ़ रखा होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए बता दे, तो एक बार में बेटा एक को डिफरेंशिएट करना, दूसरे को छोड़ देना। जैसे पहली बार मैंने क्या लिखा, पहले टर्म में एम डी वी बाई डी टी, अर्थात पहले टर्म में हमने वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया, मास को छोड़ दिया। ये प्रोडक्ट रूल होता है, जिनको नहीं मालूम उनके लिए बता रहा हूं, बाकी बच्चों को तो खैर मालूम है। प्लस दूसरे बार में क्या करोगे, वेलोसिटी को छोड़ दोगे और मास को डिफरेंशिएट कर दोगे, अर्थात जो सेकेंड टर्म है दैट विल बी, जो सेकेंड टर्म आएगा दैट विल बी वी डी एम बाई डी टी, वी डी एम बाई डी टी। ठीक है भैया, हमने प्रोडक्ट रूल लगा लिया। अब इसको एक काम करते हैं, इसके अंदर एक काम करते हैं कि सारे क्वांटिटीज को थोड़ा ऑनर के साथ लिख लेते हैं। फोर्स एक वेक्टर है और इधर वेलोसिटी वेक्टर है, तो ये हमने एरो का साइन लगा दिया, और इसी के साथ जो एक्सप्रेशन है वो कंप्लीट हो गया। F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, जो है न्यूटन्स जो सेकेंड लॉ है उसकी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो यही कहता है। उसका अगर हम आगे देखें, उसको खोल कर अगर देखें तो टर्म कुछ ऐसे निकल के आ रहे हैं कि एम डी वी अपॉन डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी, दो हमारे पास टर्म है। अब इसके अंदर ये जो सेकेंड टर्म है, गौर से देखो, ये जो सेकेंड टर्म है वी डी एम बाई डी टी, ये वही टर्म है जिसकी हमने पिछले सेशन में बात करी थी। हमने बात करी थी कि जब भी सिस्टम की मास बदलेगी, जब भी सिस्टम का मास बदलेगा तो उसके अंदर उस सिस्टम पर एक एक्सटर्नल, अदृश्य रूप में एक एक्सटर्नल फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, जिसे कि हमने नाम दिया था थ्रस्ट फोर्स, जिसे कि हमने नाम दिया था थ्रस्ट फोर्स। ऑलराइट, तो अगर हम नॉर्मल केस देखें तो उसके अंदर क्या हो जाता है कि जो नॉर्मल केसेस जिसमें मास चेंज नहीं होता है, तो मेरे ख्याल से सेकेंड जो टर्म है डीएम बाई डी टी, इसके अंदर डीएम बाई डी टी तो जीरो हो जाएगा। ऐसे केसेस में डीएम बाई डी टी जीरो हो जाएगा, कब, जब मास कांस्टेंट है। नॉर्मल केसेस 90% केसेस में मास आपको कांस्टेंट मिलेंगे।
90% केसेस, 95% केसेस में मास आपको कांस्टेंट मिलेगा। ऑलराइट, तो 95% केसेस में सेकंड टर्म 0 भी हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ एक ही टर्म। सिर्फ एक की टर्म, इसलिए यूजुअली हम ऐसा लिख देते हैं, ये वाला टर्म बचेगा तो यूजुअली हम ऐसा लिख देते हैं कि नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू m इंटू dv बाई dt। और ये dv बाई dt सबको मालूम है क्या है, एक्सीलरेशन। तो सीधे सीधे अपन लिख सकते हैं कि द स्पेशल केस और डिराइव्ड फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ इज F इज इक्वल टू m इंटू a। नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। गेटिंग माई पॉइंट? तो देखो यहाँ पे मैंने समेशन का साइन प्रॉपर लगा रखा है, आपने भी ऐसे ही लगाना है। तो समेशन मतलब नेट, उधर एक्सटर्नल भी लिख रखा है, तो ये फोर्स, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स, ये पूरी बात इसके अंदर आ गई, शामिल हो गई। एक्सटर्नल जो मैंने लिखा है उसको सबस्क्रिप्ट में लिखना आप लोग, ठीक है। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ऑलराइट, इसमें भी हम वेक्टर का साइन लगा देते हैं और ये बन गया आपका जो सबसे अधिक और प्रचलित जो फॉर्मेट है न्यूटन सेकंड लॉ का, वो आ गया आपके सामने। ऑलराइट, तो भाई बात ये है कि हम इसको तो यूज करते हैं, याद रखेंगे F इक्वल टू m में, तो वैसे भी याद रहेगा, लेकिन साथ में ये भी याद रखेंगे कि एक और फोर्स होता है, थ्रस्ट फोर्स। एक और फोर्स होता है थ्रस्ट फोर्स, जो कि न्यूटन ने ही अपने लॉ में दबी दबी शब्दों में, दबी दबी आवाज में बताई थी। एक और फोर्स होता है, उस फोर्स को हम नाम देते हैं थ्रस्ट फोर्स। कोई अगर पूछे आपसे कि थ्रस्ट फोर्स का एक्सप्रेशन बताइए, फॉर्मूला बताइए, फॉर्मेट बताइए, तो आप बता देना कि थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू, जो सेकंड वाला टर्म मैंने लिखा रखा है v dm बाई dt, जिसको अभी जीरो कर रखा ऊपर देखो, तो वो v dm बाई dt वाला जो टर्म है, दैट विल बी योर थ्रस्ट फोर्स। तो आप अपने कॉपी में साइड में एक टर्म और लिख के रख सकते हो, एक फॉर्मूला और लिख के रख सकते हो, काम आएगा, बड़े काम का फॉर्मूला, कि F थ्रस्ट फोर्स F, और उसके बाद थ्रस्ट नीचे सबस्क्रिप्ट में लिख देना कि थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू v dm बाई dt। थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू v dm बाई dt। हालांकि इसमें एक माइनस साइन आता है, ये मैं बाद में डिटेल में बताऊंगा जब मैं थ्रस्ट फोर्स के सवाल करा रहा हूँ, ठीक है बेटा। वो क्या करती है कि वो दिशा बता देती है कि किस डायरेक्शन में जो है वो फोर्स लग रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, हल्का सा बताता हूँ कि जब रॉकेट ऊपर जा रही होती बेटा, तो गैस किधर निकल रहा होता है, नीचे। गैस किधर इजेक्ट हो रहा होता है, नीचे। उसकी वेलोसिटी किधर, नीचे। लेकिन रॉकेट किधर जा रहा है, ऊपर। इसका मतलब फोर्स भी किधर लग रहा होगा उस पर, ऊपर, ऑब्वियसली, तभी तो ऊपर जा रहा है। दैट मीन्स ऐसे केसेस में जो थ्रस्ट फोर्स लगता है बेटा, उसकी दिशा वेलोसिटी के ऑपोजिट में होती है, ठीक है। इसको अपन डिटेल में देखेंगे, अभी इसमें उलझेंगे नहीं, जस्ट मैंने आपको जानकारी के लिए बता दी, आगे इसको डिटेल में हम लोग एक बार कवर कर लेंगे। ऑलराइट, तो अभी के लिए, हाल फिलहाल के लिए, हम जो फॉर्मेट, जो फॉर्मूला लेके चल रहे हैं, जो एक्सप्रेशन लेके चल रहे हैं न्यूटन सेकेंड लॉ का, वो है F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ऑलराइट, तो ये रही यहां तक की बात। अब इसके ऊपर कुछ मैं छोटे मोटे एग्जाम्पल्स, हल्के एग्जाम्पल्स और दूंगा, उसके लिए सेशन एक और मैं बना दूंगा इसके बाद ही, उसके अंदर आप थोड़े और देख लोगे, ठीक। तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स बताने वाला हूं, ठीक है बेटा। तो न्यूटन्स सेकंड लॉ ये चल रहा है, इसके अंदर सारी चीजें हमने देख ली, होप सारी चीजें क्लियर है आपको, बहुत तह तक क्लियर है। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उम्मीद है कोई डाउट रहेगा नहीं, है ना। चलो, ऑल द बेस्ट, बढ़िया पढ़ाई करो, मिलते हैं अगले सेशन के अंदर, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।